हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को समझेंगे। इसमें हम कवर करेंगे उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, टूल्स, टाइप्स एंड लिमिटेशंस। और इस वीडियो के बारे में एक खास बात ये है कि इसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंडर, उनको हम डिटेल में ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिससे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये पता कैसे चलता है? हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी भी आइटम्स हैं, उनमें से हम आइटम्स को अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस हम सिलेक्ट करते हैं और उन आइटम्स को आपस में रिलेट करते हैं, उनकी रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के बारे में डिटेल में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को स्टडी करना है तो एक रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं और अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगा पाएं, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या इसमें एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्यों करते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन मकसद क्या होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना, जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट बना रही है या फिर लॉसेस में जा रही है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, हमारी बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनको हम इजीली पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये बताने के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा पाएं। और ये फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलेगा? हमारी बिजनेस की बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट पे एक साइड पे होते हैं एसेट्स और दूसरी साइड पे होती हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज शो करती हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी फंड्स आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, यानी शेयर कैपिटल से कितना आया है, डिबेंचर से कितना आया है, लोन से कितना आया है और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है। और ये जो पैसा आया है, ये जो फंड्स आए हैं, वो हमने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, ये देखने के लिए हम क्या स्टडी करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड, कि पैसा हमने कहाँ कहाँ लगाया है, फिक्स एसेट्स पे कितना लगाया है, करंट एसेट्स पे कितना लगाया है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इससे हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हर बिजनेस का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। और ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, इससे हमें इजीली पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किए हैं या लॉसेस में जा रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गई, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है टू इवेल्युएट द लिक्विडिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें अपने बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में भी पता चलता है। लिक्विडिटी यानी कि हम अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को इजीली पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जैसे कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये हमें गाइड करती हैं हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, कि हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं कि अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को हम पे कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट है टू एग्जामिन द सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मीन्स कि हम अपने बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। इसको स्टडी करने के लिए हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो। और ये रेशियो बताती है कि क्या हमारी फर्म ने कुछ ज़्यादा डेट तो नहीं लिया हुआ और क्या ये फाइनेंशियली स्टेबल है लॉन्ग रन में कि नहीं।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजमेंट ने अगर कोई भी डिसीजन लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, क्या रिटर्न हमें मिलना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल करने का डिसीजन, या फिर डिविडेंड पॉलिसी, कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन करके रखना है फर्दर बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ये डिसीजन भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से ईजिली ले पाते हैं। 6 पॉइंट है टू कंपेयर परफॉर्मेंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से हम अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या डाउन जा रही है। और हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को दूसरी जो सिमिलर फर्म्स हैं उनके साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स टू मेजर द एफिशिएंसी, के एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है अपने एसेट्स और रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहा है। ये पता चलेगा हमें जब हम कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर रेशियोज, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियोज बताती हैं कि कितनी स्पीड से हमने टर्नओवर किया बिजनेस को, यानी कितनी एफिशिएंसी से हमारे बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताएगी कि कितनी एफिशिएंसी से, कितनी स्पीड से हमने स्टॉक को सेल में कन्वर्ट किया, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताएगी कि कितनी एफिशिएंसी से हम अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिर्फ मैनेजमेंट को ही नहीं, ये इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को भी हेल्प करता है उनकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए, जब उन्होंने डिसाइड करना होता है कि बिजनेस में पैसा लगाना सेफ है या नहीं, बिजनेस को पैसा लेंड करना चाहिए कि नहीं। ये देखने के लिए वो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना वो डिसीजन लेते हैं। लास्ट पॉइंट है टू प्लान फॉर द फ्यूचर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से हम फ्यूचर के जो ट्रेंड्स हैं उनको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ट्रेंड क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस के प्लान्स या बजट्स बना सकते हैं। लास्ट में स्टूडेंट आप कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को या उसकी परफॉर्मेंस को जज करना कि हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। ये एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, उनकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज डन थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को एक प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तभी ये हमारे लिए मीनिंगफुल होगा। इस स्टेटमेंट को कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए और प्रोसीजर बताइए कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। तो आंसर में सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम सबसे पहले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को केयरफुली एग्जामिन करते हैं ताकि हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को जज कर पाएं। लेकिन एनालिसिस तभी अच्छे से हो पाएगा जब हम एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको करने के लिए। तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस, कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। ऐसे ही इन्वेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना। सिमिलरली क्रेडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को स्टडी करना, कि अगर मैं बिजनेस को पैसा देता हूं उधार पे तो क्या बिजनेस मेरे को टाइमली वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। सो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट द टाइप ऑफ एनालिसिस। अब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि कौन से टाइप का एनालिसिस हमें चाहिए, इंटरनल एनालिसिस चाहिए या एक्सटर्नल। अगर मैनेजमेंट ने करना है तो इंटरनल, अगर आउटसाइडर ने करना है जैसे कि क्रेडिटर तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल एनालिसिस। ऐसे ही हम ये भी डिसाइड करेंगे हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना है कि लॉन्ग टर्म करना है, टूल्स कौन से यूज करने हैं, रेशियो एनालिसिस करना है या ट्रेंड एनालिसिस करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है या कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनानी है। फिर थर्ड पॉइंट आएगा कलेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डाटा,
इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और सारा जो सपोर्टिंग डाटा है जो भी हमें एनालिसिस के लिए चाहिए वो हम कलेक्ट करेंगे। इसमें करंट ईयर की फिगर्स भी हो सकती हैं और प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा रीअरेंज एंड क्लासीफाई द डाटा, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे और क्लासीफाई करेंगे ताकि हमारा जो कंपैरिजन है उस डाटे का वो इजी हो पाए। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम ग्रुपिंग करेंगे उसकी करंट और नॉन करंट के अंडर। ऐसे ही जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के उनकी ग्रुपिंग करेंगे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स को अलग करेंगे करंट ईयर की फिगर्स के साथ कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आएगा अप्लाई द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अब हमने डाटा अरेंज कर लिया था लास्ट स्टेप में, अब हम उस डाटा पर डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स को करंट ईयर की फिगर्स के साथ कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, पिछले कुछ सालों की स्टेटमेंट्स का आपस में रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, या फंड फ्लो कैश फ्लो एनालिसिस भी कर सकते हैं। और कौन सा मेथड लगाना है ये डिपेंड करेगा कि हमारा एनालिसिस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, कि एनालिसिस के बाद हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आए उनको हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करना यानी मीनिंग फाइंड आउट करना कि जो हमने एनालिसिस किया, ये जो रिजल्ट आया हमारा वो क्या बताता है हमारे बिजनेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी करंट रेशियो जो है वो बहुत ही कम आई है, ये क्या शो करेगी, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी लो आ रही है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट्स इंप्रूव करने चाहिए। प्रॉफिट्स कैसे इंप्रूव करेंगे, या तो अपनी कॉस्ट कम करेंगे या अपनी सेल्स को इंप्रूव करेंगे। मतलब जो भी रिजल्ट आए हैं उनको हमने इंटरप्रेट करना है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये हमारे बिजनेस की पोजीशन के बारे में क्या इंडिकेट कर रहे हैं। 7th पॉइंट इज ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड मेक डिसीजंस। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी इंटरप्रिटेशंस आई उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है उसके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कंक्लूजन होंगे ये मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को हेल्प करेंगे, उनके बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें वो हेल्प करेंगे। और लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, के जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं एनालिसिस की उनको हम रिपोर्ट फॉर्म में क्लियर और सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह या रेशियोज जो हैं, टेबल्स जो हैं वो बना के ये जो डाटा है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो इजीली इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस टूल्स यूज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट आएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ और देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव हुई कि डाउन गई। इसमें हम दो तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करते हैं, और जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती है उसको हम करंट ईयर की जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है उसको प्रीवियस ईयर की इनकम स्टेटमेंट के साथ यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ हम कंपेयर करके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो इम्प्रूव हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के डाउन गई। नेक्स्ट टूल आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इसमें भी दो तरह की स्टेटमेंट बनती हैं, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ऐसे ही जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है उसमें हम 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपस में कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम हर आइटम को टोटल सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। टोटल सेल को हम 100 मानेंगे और बाकी जो भी आइटम्स हैं इन कंपैरिजन टू सेल उनकी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं।
ऐसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट्स को 100 मानते हैं और बाकी के जितने एसेट्स हैं उसको इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट्स उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली फॉर लायबिलिटीज। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम अपने बिजनेस के ट्रेंड को स्टडी करते हैं कि पिछले कुछ सालों से इसका क्या ट्रेंड है, बिजनेस की परफॉर्मेंस का अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। जनरली जो सबसे पहला ईयर होता है उसको हम बेस ईयर मानते हैं और उसको हम 100 लेते हैं और बाकी जो भी ईयर्स हैं उनको हम इन कंपैरिजन टू 100 उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस की सेल्स, उनके प्रॉफिट्स, उनके एसेट्स जो हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स वो कितने % से इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम बिजनेस की डिसीजन मेकिंग जो है उनके रिगार्डिंग कर सकते हैं। फोर्थ आता है स्टूडेंट्स रेशियो एनालिसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का। इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी आइटम्स हैं उनको आपस में रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, कुछ रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को एस्टिमेट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। इसके लिए हम काफ़ी तरह की रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमने लिक्विडिटी पोजीशन को स्टडी करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अगर सॉल्वेंसी पोजीशन को स्टडी करना है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हम पे कर पाएंगे कि नहीं, तो हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी को समझना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर हमने देखना है कि कितनी एफिशिएंसी से हमारा बिजनेस काम कर रहा है तो हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एटसेट्रा। लास्ट आती है हमारी कैश फ्लो और फंड फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कैसा है। ऐसे ही फंड फ्लो एनालिसिस हमें बताएगा कि हमारे बिजनेस के फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है। दोनों टूल्स हमें बताएंगे कि कैश या फंड्स का इनफ्लो कहाँ कहाँ से आया, कितना कितना अमाउंट आया और कहाँ कहाँ पे हमने उसे इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ पे हमने उसे लगाया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इन दोनों स्टेटमेंट से मिलती है। लास्ट में स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन ऐड कर देंगे और बताएंगे कि ये जो टूल्स हैं हमें अपने बिजनेस की क्लियर और सिस्टमैटिक व्यू बताते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर उसे मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स यूज़ करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए तो अपने वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, क्या उसके बेसिक टाइप्स हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देने के बाद हम टाइप्स पर आएंगे। पहली टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनालिस्ट, कि एनालिस्ट कौन है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। अगर मैनेजमेंट कर रही है एनालिसिस तो वो होगा इंटरनल एनालिसिस। अगर क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं तो वो एनालिसिस होगा एक्सटर्नल एनालिसिस। यानी कि अगर कोई एनालिसिस आउटसाइडर करता है जो बिजनेस के बाहर है, जैसे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, तो वो एनालिसिस होगा एक्सटर्नल। और उनको एनालिसिस के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इंटरनल रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं होते। पर्पस क्या होता है एनालिसिस का, कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन को स्टडी करना, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो ले सकें। दूसरा एनालिसिस है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल मींस अंदरूनी, मतलब ये एनालिसिस कौन करेगा, कंपनी की मैनेजमेंट या इंटरनल अकाउंटेंट्स जो करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल एनालिसिस। और इंटरनल एनालिसिस करने के लिए इनके पास काफ़ी सारा एक्सेस होता है इंटरनली सब। और ये इंटरनल एनालिसिस किस बेस पे होगा, जो भी बिजनेस की बुक्स बनाई हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इंटरनल डाटा है वो बेस बनता है इंटरनल एनालिसिस के लिए। और मेन एम क्या होगा इंटरनल एनालिसिस का, कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, बिजनेस की जो भी कॉस्ट आ रही हैं उनको कंट्रोल करना और फ्यूचर के लिए बिजनेस के जो फ्यूचर के लिए हम प्लान बनाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस का, हमारा पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं। उसके बेस पे दो तरह के एनालिसिस आते हैं, एक तो होगा शॉर्ट टर्म एनालिसिस और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म एनालिसिस। अगर हमने बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को स्टडी करना है कि इजीली हम अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं, यानी हमारे पास करंट एसेट सफिशिएंट हैं करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो अगर हमने शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियोज या क्विक रेशियोज।
सिमिलरली जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है वो हम क्यों करते हैं? बिजनेस की सॉल्वेंसी या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को स्टडी करने के लिए। इसके लिए हम कौन सी रेशियो कैलकुलेट करेंगे? डेट इक्विटी रेशियो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें दो तरह के टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल डाटा को डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं, उनका ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स या प्रॉफिट कैसी रही। फॉर एग्जाम्पल हम पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट को कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हो रहा है कि या नहीं, कि डाउन जा रहा है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं और स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन को, या कह सकते हैं सिर्फ 1 साल के डाटे को ही लेते हैं और उस साल के जो भी डाटा आइटम्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे प्रॉफिट को सेल्स के साथ कंपेयर करके अपनी बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम स्टडी करते हैं। हम अपने 1 साल की परफॉर्मेंस को दूसरे कंपनीज के साथ, दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारी फर्म जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, कि हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, पब्लिश डाटा यूज कर रहे हैं या अनपब्लिश डाटा यूज कर रहे हैं। पब्लिश डाटा यूज़ कौन करेगा? जो एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टडी करने के लिए और कोई बेस नहीं है, वो सिर्फ पब्लिश डाटा को यूज़ करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। और अनपब्लिश डाटा किसके पास होता है? कंपनी के पास ही होता है। तो वो कौन यूज़ करेंगे? जिन्होंने इंटरनल एनालिसिस करना है, यानी जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो इंटरनल एनालिसिस करेगी। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दो वेरी यूजफुल cannot be considered a perfect tool for judging the true financial position of a business। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस माना कि बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, पर इसे हम परफेक्ट टूल नहीं मान सकते कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ट्रूली या एक्यूरेटली जज कर पाए। इस स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में आपने फिर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में, फिर उसके बाद आपने लिमिटेशंस की तरफ आना है। लिमिटेशन में पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए वो कैसे बनती हैं? वो उस डाटे के अकॉर्डिंग बनती हैं जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, जो पास्ट का डाटा है, जो हिस्टोरिकल डाटा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और एनालिसिस भी उनका ही होता है। तो जो ऑलरेडी अकर हो चुका है वो फ्यूचर की परफॉर्मेंस को कैसे एक्यूरेटली जज कर पाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टन है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि डाटा कौन सा यूज़ किया है? हिस्टोरिकल डाटा। नेक्स्ट लिमिटेशन है यूज़ ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, के डिफरेंट फर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स को यूज़ करती हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं, इन्वेंट्री को या स्टॉक को वैल्यू करने के कितने मेथड हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, एसेट की वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फर्म सेम मेथड यूज़ करे, हर डिफरेंट फर्म जो है डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकती है, जिससे क्या होगा कि हम एक फर्म की परफॉर्मेंस को दूसरी फर्म की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट्स ही डिफरेंट आएंगे, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स यूज़ हुए हैं। थर्ड पॉइंट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, कि फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने क्या किया? सिर्फ वही डाटा यूज़ किया जो मॉनेटरी फॉर्म में था, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में था, वही डाटा यूज़ किया। कुछ डाटा होता है जो क्वालिटेटिव होता है, जैसे कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, कस्टमर के साथ रिलेशंस आपके कितने हैं, कैसी आपकी गुडविल है, क्या रेपुटेशन है। इन चीज़ों को, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम अपने बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस को कैसे जज कर पाएंगे अगर हम उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव फैक्टर्स है वो इग्नोर ही कर देंगे। फोर्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ना शो करके उसको मैनिपुलेट करके शो करना, मतलब जो एक्चुअल फिगर्स हैं उनको आप क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस की पोजीशन को बेटर शो कर पाएं।
तो विंडो ड्रेसिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं। इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे बिजनेस की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर पा रही। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही एक्यूरेट नहीं है तो जो हमने एनालिसिस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो भी गलत हो जाएगा। तो फिर पर्पस क्या हुआ एनालिसिस का। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के हर फर्म का कई बार फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह प्रेजेंट करना है ये वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। और विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन हम अगर कंपेयर करें एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सक्सेस डज नॉट रिवील कॉजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो सिर्फ यही शो करता है कि क्या हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे जो कारण है कि क्यों इंक्रीज हुआ है क्यों डिक्रीज हुआ है ये हमें नहीं बताया जाता। इसलिए ये जो पिक्चर शो करता है एनालिसिस वो इनकम्प्लीट होती है। 7th इज इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है, हम एनालिसिस कर रहे हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, जिसमें जो प्राइस लेवल चेंजेस आ रही हैं टाइम टू टाइम उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। अगर इन्फ्लेशन आती है तो हमारे एसेट्स की वैल्यू जो मार्केट में है वो कुछ और होगी, जो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई है वो कुछ और होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बना रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है जो मार्केट में वैल्यू है वो हम नहीं शो कर रहे। तो इससे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। 8th पॉइंट है एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व के कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसको हम एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते, जिसमें हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनके हम एस्टिमेट्स जो हैं वो लगाते हैं। और एस्टिमेट्स जो होते हैं वो ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। होपफुली मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।